अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा लेजेंडरी शो जिसकी स्टोरी लाइन को आज तक कभी भी कोई एनिमे मैच नहीं कर पाया और इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है ना, जिसको समझ पाना भी काफी लोगों के लिए मुश्किल है। और इस एनिमे को बनाया ही इस तरीके से गया है ना कि आप इसको जितनी बार रिवॉच करोगे आपको कोई ना कोई हिडन डिटेल्स जरूर देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलते अपनी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर। तो सब कुछ शुरू होता है इस जायंट से दिखने वाले सेंटीपीड हेलुसिजीनिया से, जिसे शो में सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर कहा गया है। यानी यही वो क्रिएचर है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई। और इसके हजारों या लाखों साल बाद हमें दिखाया जाता है एल्डियंस को, जो कि उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। उन्होंने सभी चीजों पर कब्जा कर रखा था, जिसमें मार्ले नाम का एक छोटा सा देश भी शामिल था। एल्डियंस बहुत ही बेरहम थे, वे मार्लियंस को गुलाम बनाकर रखते थे, उन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करते थे और जो बगावत करने की कोशिश करता उनको खत्म कर दिया जाता था। तो एक दिन हुआ क्या, एक छोटे से बाड़े से एक सूअर भाग गया। तो जब किंग फ्रीट्स को ये पता चला तो उसने पूछा कि ये किसने किया। तो सभी लोगों ने डर की वजह से सारा इल्जाम यमीर पर लगा दिया। अब यहाँ पर खेलता है किंग फ्रीट्स एक बहुत ही गंदा खेल। वो यमीर को मारने के लिए उसके पीछे जंगली कुत्ते और अपनी आर्मी को छोड़ देता है। और इस सिचुएशन में बेचारी यमीर भी क्या करती, वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो कुछ ना कुछ करके अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में वो पहुंचती है एक बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे। और वो पेड़ अंदर से खोखला था, तो यमीर ये देखकर उसके अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसमें यमीर गिर जाती है और वहीं पर होता है हेलुसिजीनिया और वो किसी ना किसी तरीके से यमीर के साथ मर्ज हो जाता है और यमीर को मिलती है फाउंडिंग टाइटन्स की पावर। इसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो वापस एल्डिया चली गई और किंग फ्रीट्स से शादी कर ली। और यही वो पल था जिसके बाद यमीर किंग फ्रीट्स की गुलाम बनकर रह गई। किंग फ्रीट्स यमीर को मैनिपुलेट करता गया और उससे अपने दुश्मनों को मरवाता गया। इसके कुछ टाइम बाद यमीर 3 बच्चों को जन्म देती है, जिनका नाम होता है मारिया, रोज और सीना। और यही वो नाम है जो पैराडाइज आइलैंड की दीवारों को दिया गया। एक दिन होता क्या है, किंग फ्रीट्स की ही आर्मी से उसका एक सोल्जर उसकी तरफ स्पीयर से हमला करता है, लेकिन यमीर किंग फ्रीट्स को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और उस स्पीयर उसे जा लगता है। किंग फ्रीट्स यमीर को जल्दी से हील होकर खड़े होने का आदेश देता है, लेकिन यमीर के अंदर जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। इसके बाद यमीर मर जाती है, लेकिन यमीर की जो डेथ हुई थी ना, वो फाउंडिंग टाइटन्स की पावर मिलने के 13 साल बाद हुई थी। और यही से स्टार्ट होता है कर्स ऑफ यमीर। वही कर्स है जहाँ पर अगर किसी इंसान ने किसी भी टाइटन को इनहेरिट करने की कोशिश की तो वो ठीक 13 साल बाद मर जाएगा। यमीर की डेथ के बाद किंग फ्रीट्स उसकी पावर को नहीं खोना चाहता था, तो किंग फ्रीट्स क्या करता है, उसने यमीर के टुकड़े टुकड़े किए और यमीर को अपनी तीनों बेटियों को खिला दिया, जिससे उन तीनों को यमीर की पावर मिल गई। और यही वो पल था जहाँ पर यमीर पाथ्स की दुनिया में एंटर करती है। यमीर वहाँ पर एक चमकते हुए पेड़ जैसी आकृति को देखती है जो 3 शाखाओं में बटा हुआ था, जिसका ये मतलब था कि उसकी पावर उसकी 3 बेटियों में बट चुकी है, जिसमें से तीनों को 9 टाइटन्स की पावर में से 3 टाइटन्स की पावर मिली। लेकिन यमीर की कर्ज की वजह से उन तीनों की 13 साल बाद डेथ हो जाती है। फिर से टाइटन्स की पावर को ट्रांसफर करने के लिए उन तीनों को उन्हीं के बच्चों को खिला दिया गया। इसके बाद ये एक एंडलेस साइकिल बन गई आने वाली पीढ़ियों में टाइटन्स की पावर को ट्रांसफर करने के लिए। और दूसरी तरफ यमीर को कभी फ्रीडम मिली ही नहीं, वो पाथ्स में फंसी रह गई, वही पाथ्स जो एल्डियन को आपस में जोड़ता है। यमीर वहाँ पर हजारों सालों तक टाइटन शिफ्टर्स के लिए टाइटन्स की बॉडी बनाती रही और दूसरी तरफ से एल्डियन अब बहुत पावरफुल हो चुके थे और अपनी टाइटन्स की पावर का यूज करके अपने सभी दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। और उन्होंने वहाँ के लोगों को मजबूर किया कि वे यमीर के खून की नस्ल को आगे बढ़ाए। और आखिरकार फाउंडिंग टाइटन को छोड़कर सभी 9 टाइटन्स रॉयल फैमिलीज के बाहर सभी नोबल फैमिलीज को सौंप दिए गए। इसके बाद सदियां बीत गई और फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट किया कार्ल फ्रीट्स नाम के एक राजा ने। वो एक ऐसा राजा था जो बाकी एल्डियंस से अलग सोच रखता था। उसका ये मानना था कि उसके पूर्वजों ने काफी गलत काम किए है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी महसूस करता है। और उसका ये मानना था कि एल्डियंस को कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो बाकी की नोबल फैमिली थी जिनके पास 8 टाइटन्स थे, वे कार्ल फ्रीट्स की इस बात से सहमत नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि दी ग्रेट टाइटन वॉर छिड़ गया, जिसने एल्डिया को बिल्कुल अंदर से तोड़कर रख दिया। और इस वॉर को एंड करने के लिए टाइबर फैमिली, जिसके पास वॉर हैमर टाइटन है, ने कार्ल फ्रीट्स के साथ एक समझौता किया। कार्ल फ्रीट्स फाउंडिंग टाइटन और एल्डियन की काफी बड़ी आबादी को लेकर एक पैराडाइज नाम के आइलैंड पर आ गया और उसने वहां पर कोलोसल टाइटन की हेल्प से 3 बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई और पूरी दुनिया को एक धमकी दी कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वे इन लाखों कोलोसल टाइटन की हेल्प से पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन हम सबको पता है कि ये सब झूठ था, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया था ताकि पैराडाइज आइलैंड पर हमेशा शांति रहे। और बाद में उसने वाव रिनाउंसिंग वॉर तैयार की, जिसका मतलब ये था कि वही इंसान फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज कर सकता है जिसके पास रॉयल ब्लड है, और जिसके पास रॉयल ब्लड है वो इसकी पावर्स का यूज वॉर के लिए नहीं कर सकता। इसके कुछ टाइम बाद एकरमैन क्लैन वजूद में आया। उनको रॉयल फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और घुसपैठ करने वाले टाइटन्स को मारने
का जिम्मा सौंपा गया। ये एक ऐसी फैमिली थी जिसे टाइटन साइंस के जरिए जेनेटिकली बदला गया था, जिन पर फाउंडिंग टाइटन की मेमोरी इरेज की पावर का असर नहीं होता था। रॉयल फैमिली के फ्रीट्ज नाम को बदलकर राइस कर दिया गया ताकि असली रॉयल फैमिली को छुपाया जा सके। और इन सब के बाद फाउंडिंग टाइटन्स की पावर का इस्तेमाल कर दीवारों के पीछे रह रहे सारे एलियंस की मेमोरीज को इरेज कर दिया गया और उनको ये यकीन दिला दिया गया कि पूरी दुनिया में यही लाइफ बची हुई है, बाहर कोई लाइफ है ही नहीं, वही आखिरी बचे लोग हैं। दीवार के बाहर मार्ली अपनी टाइटन शिफ्टर्स की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनकर उभरी और मार्ले में जो बाकी बचे एल्डियंस थे उनको इंटरमेंट जोन में रहने को मजबूर किया जाता था। मार्ले शुरू से ही एल्डियन बच्चों को ब्रेन वॉश करते थे पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ ताकि वे टाइटन्स की पावर को इनहेरिट कर सके। अब यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है ग्रीशा येगर की। एक दिन ग्रीशा और उसकी बहन एल्डियन इंटरमेंट जोन से बाहर आ जाते हैं और क्योंकि मार्ले एल्डियन से नफरत करते थे तो जो ये इस इंटरमेंट जोन से बाहर आता था उनको सजा दी जाती थी। तो ग्रीशा और उसकी बहन पकड़ी गई, लेकिन ग्रीशा कहता है कि तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दो, मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन पिटाई खाने के बाद ग्रीशा जब घर पर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसकी बहन कभी घर पर आई ही नहीं। उसे पता चलता है कि उन मार्लियंस ऑफिसर्स ने उसकी बहन को कुत्तों को खिला दिया। इस दिन के बाद से ग्रीशा मार्ले से नफरत करने लगा और अपनी इसी नफरत के चलते ग्रीशा एल्डियन रिस्टोरेशन ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ये एक अंडरग्राउंड ग्रुप था जो पैराडाइज आइलैंड से फाउंडिंग टाइटन को वापस छीनने और एल्डिया को दोबारा जिंदा करने के लिए काम कर रहा था। ग्रीशा की वहां पर मुलाकात होती है डीना फ्रीड से, जो कि रॉयल ब्लड से थी। दोनों शादी कर लेते हैं और उनका बेटा होता है जीक। जीक जैसे ही बड़ा होने लगा, ग्रीशा, डीना और उसके दादा दादी उस पर अपने विचार थोपने लगे। जीक ने सजा के डर से परेशान होकर मार्ले ऑफिसर्स को ये सारी बात बता दी। तो इसके बाद ग्रीशा और बाकी रिस्टोरेशन ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्लियंस उन सभी को प्योर टाइटन्स में बदल देते हैं और डीना को स्माइलिंग टाइटन में, और उन सभी को पैराडाइज आइलैंड की तरफ भेज दिया जाता है। इससे पहले कि ग्रीशा को टाइटन में बदला जाता, एरन क्रूगर नाम का एक ऑफिसर उसे बचा लेता है। ये वही था जिसने अटैक टाइटन को इनहेरिट कर रखा था। क्रूगर अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर सारे मार्लियंस को मार देता है और अपनी अटैक टाइटन्स की पावर ग्रीशा को दे देता है। क्रूगर जाते जाते ग्रीशा से कहता है कि पैराडाइज आइलैंड जाकर फाउंडिंग टाइटन को ढूंढो। ट्रांसफॉर्मेशन के साइड इफेक्ट की वजह से जब ग्रीशा वॉल्स के बाहर जागा तो उसकी सारी याददाश्तें जा चुकी थी। एल्डियंस ग्रीशा को जेल में डाल देते हैं, लेकिन ग्रीशा को अपने बारे में कुछ याद ही नहीं था तो वे उसे जल्दी ही छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट में एक पेंडेमिक आ जाता है, लेकिन ग्रीशा एक डॉक्टर था तो वो सबको बचा लेता है। आगे चलकर ग्रीशा ने कार्ला से शादी कर ली और उनका एक बेटा हुआ एरन येगर। दूसरी तरफ एरविन स्मिथ के पिता एक टीचर थे। उनका ये मानना था कि एल्डियंस की सारी मेमोरीज को रॉयल फैमिली ने इरेज कर दिया है और वो सभी को झूठा इतिहास बता रहे हैं। तो ये थ्योरी एरविन स्कूल में अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन एल्डियन ऑफिसर इसके बारे में सुन लेते हैं और एरविन के फादर को गिरफ्तार करके उसे मार डालते हैं। एरविन बड़ा होकर सर्वे कोर्प्स को ज्वाइन कर लेता है और जल्दी कमांडर भी बन जाता है। दूसरी तरफ लीवाई एकरमैन वॉल सीना के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी में रहता था जहाँ पर हर दिन क्राइम होते थे। कैनी वहाँ पर लीवाई को सर्वाइव करना सिखाता है और जब कमांडर एरविन की लीवाई पर नजर पड़ती है तो उसे सर्वे कोर्प्स में ले लेता है। दूसरी तरफ कैनी एकरमैन, जिसका एक ही गोल था, उसे ऊरी राइस जो कि एक असली किंग था, से फाउंडिंग टाइटन को चुराना था, लेकिन इसके उल्टा वो उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाता है और उसका बॉडीगार्ड बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिकासा के पेरेंट्स को कुछ लोग मार देते हैं और मिकासा को किडनैप करके ले जाते हैं, लेकिन एरन और मिकासा मिलकर उन दोनों को मार देते हैं और ग्रीशा मिकासा को अडॉप्ट कर लेता है। वही एरन के सिर पर सर्वे कोर्प्स को ज्वाइन करने का भूत सवार हो जाता है, लेकिन मिकासा ये सब एरन के पेरेंट्स को बता देती है। तो एरन को रोकने के लिए ग्रीशा एरन से वादा करता है कि जब वो वापस लौटेगा तो उसे बेसमेंट के सारे सीक्रेट्स बताएगा। ईयर 845 में मार्ले की तरफ से राइनर, एनी, बेरथोल्ड और मार्सेल अपने मिशन के लिए पैराडाइज आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे और उनका मिशन था कि फाउंडिंग टाइटन को हासिल करना और मार्ले में वापस ले जाना। लेकिन जब वो पैराडाइज आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो यमीर, जिसे कि जानबूझकर प्योर टाइटन में बदला गया था, मार्सेल को खा लेती है और जो टाइटन बन जाती है। ये देखकर एनी और बेरथोल्ड मिशन को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन राइनर कहता है कि अब वो बहुत दूर आ चुके हैं, अब वे पीछे नहीं हट सकते। तीनों जल्दी ही पैराडाइज आइलैंड पहुंच जाते हैं। बेरथोल्ड कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट के बाहरी गेट को तोड़ देता है, जिससे प्योर टाइटन्स अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तबाही के बीच डीना फ्रीड्स का वही स्माइलिंग टाइटन, जिसमें ग्रीशा की पहली पत्नी को बदला गया था, एरन की मां को मार डालती है। हांस मिकासा और एरन को टाइटन से बचाकर वहां से ले जाता है। अब बेबस होकर ग्रीशा वॉल सीना के नीचे राइस चैपल की खुफिया गुफा में जाता है और वो ऊरी राइस की सक्सेसर फ्रीडा राइस से विनती करता है कि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज करके इस अटैक को रोके, लेकिन फ्रीडा राइस साफ मना कर देती है क्योंकि वो एक कसम से बंधी हुई है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, वाओ रिनाउंसिंग वॉर से। गुस्से में आकर ग्रीशा टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर राइस फैमिली को मारकर फाउंडिंग टाइटन को छीन लेता है। फिर वो एरन को ढूंढता है और उसको फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन की पावर्स को दे देता है। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अब भी वोल मारिया टाइटन्स के कब्जे में थी। वोल मारिया के बचे
बचे कुचे लोग वोलरोज में रह रहे थे, जिसकी वजह से वोलरोज में भारी अनाज की कमी हो गई थी। इसी बीच एरन, मिकास और आर्मिन 104th कैडेट कोर्प्स में शामिल हो जाते हैं। उनके साथ जीन, कोनी, साशा, हिस्टोरिया, यमीर, राइनर, बेर्थोल्ड और एनी भी शामिल होते हैं। कीथ शेडिस जो पहले सर्वे कोर्प्स के कमांडर होते थे, अब कैडेट्स के ट्रेनर है। उन्होंने एरन के ओडियम गियर में छेड़छाड़ की ताकि एरन मिलिट्री से दूर रहकर सेफ रहे, लेकिन एरन अपने जुनून के चलते इस टेस्ट को पास कर लेता है। साल था 850। कोलोसल टाइटन अचानक फिर से हमला करता है और ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट के गेट को तोड़ देता है। नए कैडेट्स जिनकी अभी तक ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी, बैटल को लड़ने चले जाते हैं। इसी बीच एरन को एक टाइटन खा जाता है, लेकिन उसी वक्त एरन की टाइटन्स पावर अवेकन होती है और वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर सारे टाइटन्स को मार डालता है। ये देखकर कमांडर पिक्सिस को एक मौका दिखाई देता है। कमांडर पिक्सिस एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होगा और इस बड़े से बोल्डर को उठाकर दीवार के रास्ते को बंद कर देगा। एक बेहद थका देने वाली जंग के बाद, जिसमें एरन अपना आपा खो चुका था, मिकासा और बाकी कैडेट्स अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई करते हैं और एरन कामयाब हो जाता है। ट्रोस्ट का गेट बंद कर दिया जाता है और टाइटन्स के खिलाफ इंसानियत की ये पहली जीत थी। लेकिन जीतते ही एरन को जेल के पीछे डाल दिया जाता है। सरकार उसे एक बड़ा खतरा मानकर मौत की सजा देने पर बहस करती है, लेकिन एरविन स्मिथ एरन को बचा लेता है और एरन को अपनी कस्टडी में लेकर उसको लिवाई की नजर में रखता है। कुछ टाइम बाद उन दोनों टाइटन्स को मार दिया जाता है जिनको हांजी ने कैद कर रखा था। एरविन को शक था कि दोनों टाइटन्स का कत्ल किसी टाइटन शिफ्टर ने किया है, जो कि दीवार के अंदर ही छुपा हुआ है। एरविन एक बड़े जंगल के मिशन पर एरन को एक चारे की तरह इस्तेमाल करता है ताकि फीमेल टाइटन को बाहर आने पर मजबूर किया जा सके। एरविन की चाल कामयाब होती है, लेकिन इसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि फीमेल टाइटन ने अकेले ही लिवाई की पूरी एलिट स्क्वाड को मार डाला था। इसी बीच आर्मिन अपना दिमाग लगाता है और सबको बताता है कि फीमेल टाइटन एनी है। वोल सीना के अंदर लौटकर सर्वे कोर्प्स एनी को घेर लेते हैं। ये देखकर एनी टाइटन में ट्रांसफॉर्म होती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन एरन और बाकी सर्वे कोर्प्स मिलकर एनी को पकड़ लेते हैं। लेकिन पकड़े जाने से पहले एनी टाइटन क्रिस्टल के अंदर खुद को कैद कर लेती है ताकि उसे जिंदा पकड़कर पूछताछ ना कर सके। कुछ टाइम बाद अचानक एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। वोलरोज के अंदर अचानक टाइटन्स दिखाई देने लग जाती है, जो कि नामुमकिन था क्योंकि दीवार कहीं से टूटी ही नहीं थी। स्काउट्स इस पर जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई दरार है ही नहीं। असल में जीक और द कार्ट टाइटन अपनी खास गैस का इस्तेमाल करके रागोको विलेज, जो कि कोनी का होम टाउन था, के सीधे साधे लोगों को प्योर टाइटन्स में बदल रहे थे। वही स्काउट्स रात बिताने के लिए उटगार्ड कासल में रुकते हैं, जहां रात में अचानक टाइटन्स उन पर हमला कर देते हैं। तो अपनी साथियों की जान बचाने के लिए यमीर अपना सीक्रेट खोल देती है और जो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर प्योर टाइटन्स को मारने लगती है। लेकिन टाइटन्स काफी ज्यादा थे, इसलिए यमीर अधमरी हो चुकी थी, लेकिन स्काउट्स टाइम पर आकर सबको बचा लेते हैं। रास्ते में हिस्टोरिया अपना असली नाम और रॉयल फैमिली का सीक्रेट सबको बता देती है। फिर होता है शो का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग रिवील, जहाँ पर राइनर बड़े ही कैजुअल तरीके से एरन से कहता है कि वो और बर्थोल्ड आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन है और वो इस लड़ाई को खत्म कर देंगे अगर एरन उनके साथ चल पड़ा तो। लेकिन एरन मना कर देता है। फिर तीनों टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ने लग जाते हैं, लेकिन आखिर में राइनर और बेर्थोल्ड एरन और यमीर को लेकर भाग निकलते हैं। एरविन स्मिथ और स्काउट्स एरन को बचाने आते हैं, जिससे मजबूर होकर राइनर एरन को छोड़ देता है। इसी बीच डीना फ्रीट्स की वही स्माइलिंग टाइटन दोबारा सामने आ जाती है। हांस उससे एरन की मां की मौत का बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन मारा जाता है। एरन अनजाने में फाउंडिंग टाइटन की पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे बाकी सारे प्योर टाइटन्स अचानक उस स्माइलिंग टाइटन पर हमला कर देते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। जब सरकार को पता चलता है कि स्काउट्स अब बहुत कुछ जान चुके हैं, तो वे हिस्टोरिया और एरन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देते हैं। एरविन स्मिथ इसके जवाब में एक चाल चलते हैं। प्लान बिल्कुल साफ था, उस नकली फ्रिट्ज राजा के ढोंग को बेनकाब करना और असली रॉयल फैमिली को सामने लाना और हिस्टोरिया को गद्दी पर बिठाना। रोड राइस, जो कि हिस्टोरिया का असली पिता और पर्दे के पीछे असली राजा था, एक साजिश रचता है ताकि हिस्टोरिया एरन को खा जाए और फाउंडिंग टाइटन की पावर वापस रॉयल फैमिली के पास आ जाए। लेकिन हिस्टोरिया साफ मना कर देती है। वह एरन को आजाद करती है और अपने वजूद की खातिर पहली बार अपने ही बाप के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हार मानकर रोड राइस खुद ही टाइटन सीरम पी लेता है और एक रेंगने वाला प्योर टाइटन बन जाता है। लेकिन सभी मिलकर उसको मार डालते हैं और हिस्टोरिया को पूरे सम्मान के साथ रानी बना देते हैं। इसके बाद सर्वे कोर्प्स वोल मारिया को वापस लेने और सिगानशिना में मौजूद ग्रीशा के बेसमेंट तक पहुंचने के लिए अपने सबसे बड़े मिशन पर निकल पड़ती है। एरन अपनी टाइटन हार्डनिंग से बारी गेट को हमेशा के लिए सील कर देता है, लेकिन राइनर, बेर्थोल्ड और जीक पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। आर्मिन कोलोसल टाइटन को हराने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का प्लान बनाता है और दूसरी तरफ एरविन लिवाई को सिर्फ रास्ता देने के लिए जीक की पत्थरों की बौछार के सामने खुद को लेकर एक सुसाइडल मार्च पर निकल पड़ता है। लगभग हर सोल्जर मारा जाता है, लेकिन एरविन का ये प्लान काम कर जाता है और लिवाई सारे टाइटन्स को मारने के बाद जीक पर हमला करता
जाता है, लेकिन जीक इससे बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ आर्मिन पूरी तरह से जल चुका था और अब लीवाई को आर्मिन और कमांडर एरविन में से किसी एक को चुनना था। आखिरकार लीवाई आर्मिन को चुनता है ताकि एरविन को इस नर्क जैसी दुनिया से हमेशा के लिए सुकून मिल सके। आर्मिन बर्थोल्ड को खा लेता है और वो एक नया कोलोसल टाइटन बन जाता है। फिर एरन, मिकासा और लीवाई बेसमेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि पैराडाइज आइलैंड के बाहर भी दुनिया है जहाँ पर मार्ले राज करता है। उन्हें टाइटन्स के सारे इतिहास का पता चल जाता है। एरन और मिकासा को लीवाई पर अटैक करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, मगर जल्दी ही उन्हें आजाद भी कर दिया जाता है। हिस्टोरिया स्काउट्स को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करती है, लेकिन जैसे ही एरन हिस्टोरिया के हाथ को किस करने जाता है तो उसे फ्यूचर में होने वाले सारे इवेंट्स दिखाई देते हैं और ये वो चीज थी जो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। मार्ले ने अब कोलोसल और फीमेल टाइटन दोनों को खो दिया था, जिसकी वजह से मिड ईस्ट अलायंस और मार्ले के बीच वॉर शुरू हो जाती है जो पूरे 4 साल तक चलती है। इस दौरान पैराडाइज आइलैंड उन शिप्स को अपने कब्जे में ले लेती है जिन्हें मार्ले ने वहां पर भेजा था और वहां उनकी मुलाकात होती है येलेना और ओनियांगपोन से, जो जीक के फॉलोअर्स थे। स्काउट्स को उन दोनों से पता चलता है कि ये सब जीक के उस मास्टर प्लान का हिस्सा था जिसके लिए पैराडाइज के कोऑपरेशन की जरूरत थी। स्काउट्स आखिर में जीक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन 4 सालों के दौरान स्काउट्स इस उम्मीद में मार्ले का दौरा करते हैं कि क्या पता शायद मार्ले के साथ पीस मेंटेन करने का कोई रास्ता निकल आए, लेकिन उन्हें जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्ले पैराडाइज आइलैंड से हद से ज्यादा नफरत करता है। वहाँ एरन की मुलाकात राम जी से होती है और वो उससे उस तबाही के लिए माफी मांगता है जो जल्दी ही आने वाली थी। तभी मिकासा वहां पर आ जाती है और एरन मिकासा से पूछता है कि हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन मिकासा अपना प्यार कन्फेस करने के बजाय एरन से कहती है कि यू आर माई फैमिली। अब ये जवाब सुनकर एरन भी लाइक नाउ द वर्ल्ड विल सफर फॉर दिस। एरन को ये बात इतनी दिल पर लग गई कि वो मिकासा से कट्टी कर लेता है और मिकासा और स्काउट्स को छोड़कर चला जाता है। जोक्स असाइड, स्काउट्स को छोड़ने के बाद एरन स्काउट्स को लेटर लिखकर अपने प्लान के बारे में टाइम पर बताता था। एरन चुपके से मार्लियन मिलिट्री में घुस जाता है। वो जीक से मिलता है और जीक उसे अपने प्लान के बारे में बताता है जो स्काउट्स के प्लान के सरासर खिलाफ था, लेकिन जीक का मानना था कि इससे ही एल्डियंस को बचाया जा सकता है, उनकी सफरिंग को खत्म किया जा सकता है। और ये प्लान था यूथनाइजेशन प्लान। प्लान सिंपल था, फाउंडिंग टाइटन्स की पावर का यूज करके सारे एल्डियंस को अनफर्टाइल कर देना, जिससे नए बच्चे पैदा ही नहीं होंगे और एल्डियंस रेस धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर मार्ले मिड ईस्ट अलायंस के खिलाफ अपनी जंग जीत लेती है और फिर से वापस पैराडाइज आइलैंड जाकर फाउंडिंग टाइटन को छीनने की साजिशें रचने लग जाती है। एक दिन विली टाइबर मार्ले पहुंचता है और पैराडाइज के खिलाफ ऑफिशियली वॉर का ऐलान कर देता है, लेकिन तभी एरन स्टेज के ठीक नीचे ट्रांसफॉर्म होकर विली टाइबर को चबा जाता है और मार्ले के सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। वॉर हैमर टाइटन एरन को मारने के लिए मैदान में उतरता है। दूसरी तरफ आर्मिन कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर पूरे मार्लियन पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि मार्ले के पास पलटवार करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरी ओर एरन जो टाइटन की हेल्प से वॉर हैमर टाइटन की पावर को भी ले लेता है। तभी जीक पर लीवाई अचानक पीछे से हमला करता है और उसे स्काउट्स के एयरशिप पर ले जाता है। गाबी और फाल्को किसी तरह एयरशिप पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और गाबी साशा को गोली मार देती है, जिससे साशा की डेथ हो जाती है। स्काउट्स वापस पैराडाइज आइलैंड पहुंचते हैं। हालांकि एरन और जीक को अलग अलग इलाकों में कैद किया जाता है ताकि वे एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर सके। कुछ टाइम बाद एरन जेल से भाग निकलता है और फ्लोक से मिलता है। उनका गोल था एरन और जीक को दोबारा मिलाना ताकि रम्बलिंग की शुरुआत कर सके। हालांकि उन कुछ दिनों के दौरान मार्ले ने यह तय किया, भले ही उनके पास कोई शिप ना हो, मगर जितनी जल्दी हो सके हमला करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी ये सच सामने आता है कि जो एल्कोहल जीक ने पैराडाइज की मिलिट्री को दी थी उसमें उसका स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था, जिसका मतलब ये था कि वो एल्कोहल जिसने पी थी जीक उन्हें जब चाहे चीख कर टाइटन में बदल सकता था। इस चीज ने येगरिस्ट को सारा कंट्रोल दे दिया और उन्होंने सारे स्काउट्स को जेल के पीछे डाल दिया। एरन की मुलाकात पीक से होती है जो नाटक करती है कि वो एरन को अपने साथियों का ठिकाना बताएगी, लेकिन वो एरन को धोखा देती है और गैलियार्ड नीचे जमीन से बाहर निकलकर एरन पर अटैक करता है। एरन फिर ट्रांसफॉर्म होता है जैसे ही राइनर और बाकी के मार्लियन मिलिट्री पैराडाइज की जमीन पर उतरती है। जब ये सब हो रहा था जीक उस जंगल में चीखता है और वहां मौजूद सभी स्काउट्स टाइटन में बदल जाते हैं। वो इस अफरा तफरी में भागने की कोशिश करता है, मगर लीवाई बिना किसी हेजिटेशन के अपने सारे कॉमरेड्स को मारने के बाद जीक को मारने ही वाला था कि जीक थंडर स्पीयर की ब्लास्ट की हेल्प से बचकर निकल जाता है। दूसरी ओर जेल में आर्मिन ये रियलाइज करता है कि एरन ने उनको बिट्रे नहीं किया है। आर्मिन समझ जाता है कि एरन का असली प्लान जीक के यूथनाइजेशन प्लान को सपोर्ट करना नहीं बल्कि फाउंडिंग टाइटन्स की पावर का यूज करके पैराडाइज आइलैंड को बचाना है। दूसरी ओर जीक जल्दी ही एरन के पास आ जाता है और
और काफी मुश्किलों के बाद वे आखिरकार एक दूसरे को छू लेते हैं और दोनों पाथ्स में पहुंच जाते हैं। एरन जीक को धोखा देता है और जीक से कहता है कि मैं शुरू से ही यूथनाइजेशन प्लान के खिलाफ था, जिसके बाद एरन रंबलिंग को स्टार्ट कर देता है। रंबलिंग शुरू होने के बाद स्काउट्स को रियलाइज होता है कि एरन ने रंबलिंग पूरी दुनिया को डराने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए की है। तभी स्काउट्स डिसाइड करते हैं कि वो एरन को रोकेंगे। दूसरी ओर एनी भी होश में आ चुकी थी और वो स्काउट्स का साथ देने का फैसला करती है। फिर बचे कुचे स्काउट्स उस पोर्ट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ फ्लाइंग बोट मौजूद थी। इसके बिना वे कभी भी एरन और रंबलिंग का पीछा नहीं कर पाते और पूरी दुनिया तबाह हो जाती। फ्लोक और ये ग्रिस्ट उनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे मारे जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा था, रंबलिंग उनके बिल्कुल नजदीक आ जाती है। हांजी खुद का सैक्रिफाइस करती है ताकि प्लेन उड़ान भर सके। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, एरन पाथ्स के थ्रू सारे स्काउट से बात करता है और बिल्कुल साफ कर देता है कि वो रंबलिंग को नहीं रोकेगा और सारे एनिमीज को खत्म कर देगा, और अगर उन्हें रंबलिंग को रोकना है तो उन्हें एरन को मारना ही पड़ेगा। इसके बाद सभी स्काउट्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एरन तबाही मचा रहा था। स्काउट्स एरन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी ymir सारे टाइटन्स को समन करती है ताकि उनको रोका जा सके। आर्मिन को उनमें से एक टाइटन पकड़कर पाथ में भेज देता है जहां उसकी मुलाकात जीक से होती है। इस मोड़ पर जीक के अंदर जीने की कोई तमन्ना ही नहीं बची थी। हालांकि थोड़ा समझाने के बाद जीक मान जाता है और खुद को असली दुनिया में जाहिर करता है। तभी लिवाई जीक को देखते ही मार डालता है और आखिरकार एरविन की मौत का बदला ले लेता है। जीक के मर जाने के कारण अब रंबलिंग रुक चुकी थी। आर्मिन फिर एरन के ऊपर कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और उसे पूरी तरह मलबे में बदल देता है। लेकिन एरन इससे कहाँ मरने वाला था, वो फिर से ट्रांसफॉर्म होता है और आर्मिन से फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान एरन पाथ के थ्रू मिकासा से आखिरी बार बात करता है और मिकासा एरन की तरफ बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और मिकासा अपने बीलव्ड एरन को लेट गो कर देती है। मिकासा पहली और आखिरी बार एरन को किस करती है। इसके साथ ही टाइटन्स का वो सदियों पुराना कर्ज खत्म हो गया और दुनिया से सारी टाइटन्स पावर हमेशा के लिए मिट गई। मिकासा फिर पैराडाइज आइलैंड लौट आती है और वो एरन को उसी पेड़ के नीचे दफनाती है जहाँ वे बचपन में खेला करते थे। फिर हमें एरन और आर्मिन की वो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो एरन ने मरने से पहले आर्मिन से पाथ के थ्रू की थी और ये सारी कन्वर्सेशन उसकी मेमोरी से इरेज कर दी थी। हमें पता चलता है कि एरन कभी बदला ही नहीं था। उसने जो कुछ भी किया वो सब मिकासा और अपने दोस्तों के लिए किया ताकि वे हमेशा के लिए बिना किसी वॉर के खुश रह सके। अब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद पैराडाइज के इन स्काउट्स को दुनिया को बचाने वाले हीरोज के रूप में देखा जाने लगा और उन्होंने दूसरे देशों के साथ पीस मेंटेन किया। आखिरकार आर्मिन और बाकी लोगों को पैराडाइज आइलैंड पर लौटने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हमें मिकासा को दिखाया जाता है जो एरन की ग्रेव के पास बैठी है और उसे याद कर रही है। टाइम बीतता जाता है लेकिन मिकासा एरन की ग्रेव को मरते दम तक विजिट करती है और मिकासा के मरने के बाद उसको एरन की ही ग्रेव के पास दफना दिया जाता है। तो यही तक थी अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे की स्टोरी एक्सप्लेन करना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है। तो मुझसे अगर एक्सप्लेनेशन में कोई गलती हो गई हो या मैंने आपको कोई गलत डिटेल बता दी हो, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या डिटेल इस वीडियो में गलत लगे तो प्लीज कमेंट में उसे करेक्ट कर देना। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।